नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। श्रीलंका में जो हो रहा है वो आप दिन भर से पढ़ रहे होंगे सोशल मीडिया पे। प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है, एक सांसद ने आत्महत्या कर ली, जनता उसके पीछे पड़ गई, उसको लगा पीटे नहीं। किसी एक बड़े आदमी की कार को, उसके गाड़ी में बैठे हुए आदमी को नहर में फेंक दिया गया। इस तरह से जो सरकार के लोग हैं, राष्ट्रपति का जितने जहाँ घर थे, सारे घरों को जला दिया गया, सबको नष्ट कर दिया गया और लगातार जनता तबाही पर उतारू है। पुराने समय में इसे क्रांति कहा गया था और जब ये क्रांति हो रही है श्रीलंका में, तो इस क्रांति, जन क्रांति के साथ साथ भारत में एक हैशटैग है और एक बात और ट्रोल हो रही है और एक बात और बार बार सोशल मीडिया पर आ रही है। वो ये है कि जो फ़कीर हैं, क्या वो झोला उठाकर चल देंगे? कहा जा रहा है कि श्रीलंका वाला फ़कीर चला गया, पाकिस्तान वाला चला गया, अब हमारा फ़कीर भी झोला उठाकर चल देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में भी तो श्रीलंका जैसे हालात हो रहे हैं, जल्दी ही ये भी श्रीलंका ना बन जाए। मैं आज तथ्यों के आधार पर इस चीज़ की विवेचना करूंगा, क्या सचमुच हम श्रीलंका बन रहे हैं निकट भविष्य में? क्या हम ऐसी बुरी हालत में हैं? क्या झोला उठाने की नौबत आने वाली है या अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं? सारी बातें जानेंगे डिटेल में और बहुत सरल तरीके से। हो सकता है कुछ अर्थशास्त्र आसानी से समझ जाएं आप। आंकड़ों से बचेंगे, लेकिन फिर भी थोड़े आंकड़े लेने होंगे। अगर आप इस चैनल को चाहते हैं कि जो श्रम और जो प्रयास इन सारी जानकारियों को लाने में आप तक लगते हैं, उनके लिए कुछ भुगतान दे सकें आपकी अपनी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि ये चैनल मुफ्त है और जो लोग भुगतान नहीं करते हैं वो समान रूप से बल्कि अधिक सम्माननीय हैं, इसलिए हीन भावना मन में ना आने दें। तो वो भुगतान कर सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, जिन लोगों की क्षमता है, और आजकल क्षमता वैसे भी बहुत कम लोगों की बची है। और एक बार कोड भी स्क्रीन पर अनेक स्थानों पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। जब आप भारत से ये जोड़ना चाहेंगे श्रीलंका की हालत को, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि श्रीलंका की ये गत क्यों हुई, ये दशा क्यों हुई। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ आर्थिक कारण हैं, कुछ राजनीतिक कारण हैं और कुछ उसकी अपनी आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं। और जो खबरें अभी आ रही हैं, जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, देखिए वहाँ सिलसिला 2017 से चला आ रहा है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ होता रहता है और उसके होते होते में बीच में कोरोना आया। कोरोना आने के कारण श्रीलंका का काम धंधा ठप हो गया। आप ऐसे समझिए कि आपका घर किसी ऐसी टूरिस्ट प्लेस पे, आप नैनीताल में रहते हैं और नैनीताल में आपकी दुकान है और नैनीताल पे कोरोना के कारण वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनके आने पे कोई रोक लगा दे, तो आप अपनी दुकान पे जो नैनीताल की है, आपके पास पैसे कब तक बचेंगे? आपकी जो दुकान है उसमें आपके पास जो घर में पैसे हैं वो कब तक बचेंगे? और आपको खाने के लिए तो सामान चाहिए। तो खर्चा तो आपका बना हुआ है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। जब आप एक दुकानदार नहीं होते, एक नागरिक नहीं होते, एक देश होते हैं, तो ये पैसे जो कोई आपसे लेगा, क्योंकि देश के बाहर आपका पैसा नहीं चलता है। देश के बाहर एक ऐसा पैसा चलता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पैसा बनाने के लिए बहुत बड़े खेल किए गए हैं और उनको पलटने की हालत में कोई नहीं है। और वो पैसा है, वो रुपया है डॉलर। श्रीलंका के एक दुकान थी, एक पर्यटक स्थल था जहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट आया करते थे और वो जो टूरिस्ट आते थे श्रीलंका में, वो कई दिन ठहरते थे, क्योंकि सनबाथ लेने बहुत सारे लोग आते थे। वहाँ सूरज की धूप अच्छी मिलती है और वो जब आते थे तो वहाँ कुछ खर्चा भी करते थे। खर्चा करते थे, श्रीलंका में पैसे आते रहते थे। तो इस तरह से उस देश के पास में ज़रूरत भर की विदेशी मुद्रा बची रहती थी। अब हुआ ये कि कोरोना आया और कोरोना में पूरे के पूरे नियम इंटरनेशनली लागू किए गए। किसी को स्थानीय श्रीलंका की दिक्कतों और उसकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। तो श्रीलंका में कोरोना प्रोटोकॉल लागू हुआ और सारे काम धंधे ठप पड़ गए। और जो लोग विदेशों से टूरिस्ट आते थे, श्रीलंका में ठहरते थे,
उन सब का आना हो गया बंद। तो कोरोना के 1.5 साल तो ये चला, जब पूरा उन्होंने टीके बीके जो कुछ बेचारों को करना था कर लिया। उसके बाद में स्थितियाँ थोड़ी नॉर्मल होने को हुई तो उन्होंने कहा कि भाई चलो, नैनीताल का दुकानदार समझ लीजिए उनको, कि जब तक कमाई होती है पैसा तो आ ही जाएगा, कल नहीं तो परसों खुलेगा तो हम दुकान खोल लेंगे, फिर हमारी बिक्री होने लगेगी, फिर पैसा हो जाएगा तो हम किसी से कर्जा ले लेते हैं अपनी दुकान में, कम से कम हमारा घर तो चल जाएगा, नैनीताल बंद पड़ा हुआ है। तो श्रीलंका का जो नैनीताल था उसको चलाने के लिए उसने क्या किया, अपना घर के लिए थोड़ा सा विदेशों से कर्जा लेते चले गए कि भाई कर्जा ले लिया, और कई और उस कर्जे से जो है वो देश की ज़रूरतें पूरी करते रहे। उसकी वजह ये भी थी कि जैसे नैनीताल का दुकानदार है, उसके घर का सारा सामान उसके अंदर से नहीं आता। वो किसान नहीं है कि गेहूँ भी खुद उगाएगा और बाकी चीज़ें खुद करेगा, वो दुकानदार है, वो दूसरों से ही चीज़ें खरीदता है। उसके घर में राशन पानी ये वो सब बाहर से ही आता है। ऐसे ही श्रीलंका का हाल था। श्रीलंका में भी सब कुछ बाहर से ही आता था, विदेशों से आता था। अब विदेशों से आएगा कुछ तो उसको ख़रीदने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं थे, नहीं तो उसने उधार ले लिए। उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, चुका देंगे, भाई तेरे पैसे भाग रहे हैं क्या, दे दे। बहुत सारे लोगों ने पैसे दे दिए। चीन बाबू जो हैं उन्होंने कहा भाई पैसे तो मैं दूंगा लेकिन मैं तुम्हारी दुकान का लोटा गिरवी रखूँगा। तो एक हम्बनटोटा बीच है श्रीलंका का, भारत से अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, श्रीलंका के दक्षिण में, उसको उन्होंने उसको गिरवी रख दिया, चुका देंगे पैसे। अब हुआ ये कि जब ये कोरोना कांड ख़त्म हो गया तो श्रीलंका में दिक्कत दूसरी खड़ी हो गई। दिक्कत ये दूसरी खड़ी हो गई कि जैसे कि नैनीताल वाले का जो ग्राहक थे बंधे हुए, वो सारे ग्राहक आते थे, मान लीजिए कि दिल्ली से आते थे। अब उसने नैनीताल वाले की जैसे करके नैनीताल खुला, उसने अपनी दुकान तो खोली, दुकान खोल के बैठ गया, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ था। इसी तरह से श्रीलंका के साथ हुआ कि उसको जब लगा कि अब मेरे टूरिस्ट आएंगे, तो जहाँ से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते थे वो दोनों देश आपस में युद्ध में घुस गए। अब तो महातबाही हो गई। ये वो समय था जब श्रीलंका को कर्जा चुकाना था और अब उसके पास कर्जा चुकाने के पैसे नहीं थे। और इस अवस्था को कहते हैं आपका जीडीपी टू डेब्ट रेशियो गड़बड़ा गया, और वो करीब 100% से ज़्यादा, मतलब जितनी जीडीपी है उससे ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा हो गया। अब जब आप वो कर्जा लेते हैं, जब वो नैनीताल के दुकानदार ने कर्जा लिया, तो वो आदमी कर्जा जब चुकाता है तो इकट्ठा कर्जा नहीं चुकाता, वो कहता है तो थोड़ा थोड़ा ब्याज लेते जाओ किश्तों में, ताकि तुमको भी तसल्ली बनी रहे, और अगर मैं ब्याज न दे सकूँ तो तुम कर देना जो कार्रवाई मेरे ऊपर करनी है। इसी तरह से श्रीलंका भी जिन से कर्जा लिया था, इवन चीन से तो कमर्शियल लोन भी ले लिया था उसने, चीन के कुछ लोगों से। अब वो पैसा चुकाने के लिए, उसको ब्याज चुकाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते थे। अब हालत बिगड़ते बिगड़ते ऐसी हो गई कि वो जो ब्याज के पैसे हैं ना, वो भी नहीं चुका पा रहा था। भारत पे आऊँगा मैं। और वो पैसे जब वो चुका नहीं पा रहा था, जब वो ब्याज नहीं चुका पा रहा था विदेशों का, कर्जे बहुत ज़्यादा ले लिए, चादर से बाहर पैर पसा लिया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर लिया, तो कर्जा चुकाने के लिए ब्याज चुकाते चुकाते उसके डॉलर ख़त्म हो जाते थे। उसके पास इतनी ही विदेशी मुद्रा की कमाई थी। और हालत ये हो गई कि जो देश के लोगों की ज़रूरत हैं, सब कुछ तो बाहर से आता था। गैस बाहर से आ रही है, डीजल बाहर से आ रहा है, डीजल से बनती है वहाँ पे बिजली, तो ये सब चीज़ें खरीदने के लिए डॉलर नहीं रहा। श्रीलंका के रुपए में कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये करेंसी श्रीलंका के बाहर नहीं चलती। तो भाई उसका सारा इन्फ्लो रुक गया, तो देश में तबाही मच गई, ना खाने को ना पीने को, ना गैस का सिलेंडर। महंगाई अपने चरम और परम चरम पर पहुंच गई। अब श्रीलंका में सिलेंडर हो गया 4200 रुपये का, 240 रुपये किलो चीनी, 850 रुपये किलो नारियल तेल, 220 रुपये किलो चावल, एक अंडा 30 रुपये का, गेहूँ 190 रुपये किलो, मिल्क पाउडर 1900 रुपये किलो, दूध तो भूल ही जाइए। अब इस हालत में श्रीलंका का काम कैसे चलता? तो सरकार ने कहा अभी बिजली मत बनाओ भाई, दिन में बिजली मत चलाओ, दफ्तरों में बिजली मत चलाओ, कागज़ नहीं है हमारे पास, एग्ज़ाम नहीं होगा, स्कूल के एग्ज़ाम कैंसिल। ये सब चल रहा था। और चलते चलते के बीच में दूसरी तरफ राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि वहाँ का जो राष्ट्रपति था
उसने देश को करीब करीब कब्ज़ा कर रखा था। जो राष्ट्रपति था उसने देश में जो हालत की वो आप कभी 100 साल में भी कल्पना नहीं कर सकते। उस आदमी ने अपने पूरे परिवार को अलग अलग जगहों पे बिठा के रख दिया। खुद बन गया प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, और 2004 में भी वो प्रधानमंत्री रह चुका था, लेकिन उसने ऐसी सेटिंग की कि गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका का राष्ट्रपति बना दिया उसको 3 साल पहले। वो पहले रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी होता था। बासिल राजपक्षे 71 साल के, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। सारे अपने ही घर के हैं। पिताजी का श्रीलंका था। चामल महिंद्रा के बड़े भाई हैं चामल राजपक्षे, उनको शिपिंग एंड एविएशन मिनिस्टर बना दिया, सिंचाई विभाग भी दे दिया। एक 35 साल का बेटा है जिसको 24 साल की उम्र में सांसद बनाया, नामल राजपक्षे, और उसको भी मंत्री बना दिया। ये सब काम करके उसने अपने पूरे घर को कर लिया स्ट्रॉन्ग। अब अपने घर के लोगों को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? आप किसी के ऐसे ही दीवाने नहीं हो जाते हैं। ऐसे ही दीवाने होने के लिए वैसे और वैसे भी बहुत सारे खेल करने पड़ते हैं। और श्रीलंका में इस आदमी ने जनता पे अपनी पकड़ बनाने के लिए कुछ अच्छे काम करने की जगह कुछ घटिया काम करने शुरू कर दिए। और उसने क्या किया कि वहाँ पे नफ़रत फैला दी। 2 चर्चों पे हमले होते हैं। ये बताया गया कि ये जो हमले थे मुसलमानों ने किए हैं, और कुछ लोगों का आरोप था कि इन्होंने अपनी सत्ता पे पकड़ मजबूत करने के लिए पहले चर्च पे खुद ही हमले कराए, उसके बाद उत्पात मचा दिया। और वहाँ के जो बहुसंख्यक थे सिंघली, उन्होंने इस कदर उत्पात मचाया। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, थोड़ा छोटे लेवल का है लेकिन वहाँ पे भी था। और वहाँ पे भी इसी तरह से पीटो मारो निकालो, हमारा देश, इनको क्या अधिकार है यहाँ रहने का, ये सब चलता रहा। और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट हैं, जो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे आने के बाद, उन्होंने भी वही मांग की थी जो यहाँ पे हो रही है कि जो हलाल मीट है उस पर रोक लगनी चाहिए। और इसके अलावा क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ खूब सारा वायलेंस वहाँ पे शुरू हो गया। मुझे तो अचरज होता है कि भगवान बुद्ध की अहिंसा के मानने वाले चाहे म्यांमार में हो, श्रीलंका में हो, अचानक वो इतने हिंसक कैसे हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि किसी भी धर्म की शिक्षा धर्म की राजनीति में कहीं इस्तेमाल नहीं होती है। नफ़रत ही धर्म की जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है उसका हथियार है। चाहे वो भगवान की शिक्षा हो या गुरुओं की शिक्षा, उनके लिए मायने नहीं रखती है। इसके अलावा मुस्लिम खूब सारा डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के साथ हुआ। एमनेस्टी ने बाकायदा रिपोर्ट दी कि इनके साथ हरासमेंट हो रहा है। और बुर्का पर रोक लगा दी श्रीलंका की सरकार ने। इस तरह के साथ खूब सारे मस्जिदों पे हमले तरह तरह से। अब हमारे यहाँ पे हम मस्जिदों पे हमला नहीं बोलते, दंगे बोल देते हैं, लेकिन आप मस्जिद के पास जाएंगे, झंडा फहराएंगे, कुछ करेंगे तो इसको, लेकिन वहाँ पे जब ये हुआ तो हमला माना गया। इसके अलावा जो उस वक़्त के एनालिसिस थे वो था कि यहाँ की जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो इस पे डिपेंड करते हैं कि जो रिलीजियसली सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड है। और एक टास्क फोर्स भी बताया गया और जिसमें कहा गया कि श्रीलंका में 1 कंट्री 1 लॉ होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति ने ड्यूटी लगा दी। जैसे हम यहाँ पे कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बात करते हैं, और ये सारी की सारी टैक्टिक्स, बिल्कुल डिक्टो टैक्टिक्स वहाँ पे अप्लाई करके महिंद्रा राजपक्षे बहुसंख्यक सिंघलियों के बहुत बड़े हीरो बन गए। और इस हीरो को बनने के बाद में उन्होंने अपनी उसी तरह की विचारधारा को घुसाना शुरू कर दिया और सारे विज्ञान को एक तरफ रख दिया और अपनी बुद्धि से काम करने लग गए। गेहूं अच्छा खासा पैदा होता था, फर्टिलाइज़र आता था विदेशों से, एंटी फंगल आते थे और दूसरी चीज़ें आती थीं, उनको उन्होंने बंद कर दिया और कहा ना ना प्योर खाएंगे। प्योर कैसे खाएंगे? सिर्फ ऑर्गेनिक खेती होगी। खेती गिरती चली गई। अब हालत ये हो गई कि जब इतनी महंगाई बढ़ गई तो उस महंगाई को काबू, मैं भारत पे भी आऊँगा, तो उस महंगाई को काबू करने के लिए और जूते ना पड़े जनता के, इन्होंने सब्सिडी देनी शुरू कर दी। जैसे हमारे यहाँ पे लॉकडाउन में लोगों को खूब सताया और पीटा गया, बाद में उनको मुफ्त अनाज देने लग गए हम लोग, ताकि उनका मन प्रसन्न रहे। तो इस तरह से, और उसके आधार पे हम जीते भी। तो जब देना शुरू कर दिया, तो एक बात बताइए, जब मार्केट में महंगाई ऑलरेडी है और जनता को अगर पैसे मिलने शुरू हो जाएं और ज़्यादा पैसा आ जाए मार्केट में,
सरकार अगर कुछ दे दे तो क्या होगा, और महंगाई बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था सप्लाई बढ़ जाती है पैसे की तो महंगाई बढ़ जाती है। तो ये दशा ओवरऑल श्रीलंका की थी, जिसके कारण अब वो झोला, हेलीकॉप्टर, लोटा जो कुछ है वो लेके भाग रहे हैं परिवार के साथ में। वायरल विजुअल आ रहे हैं किस तरह जल्दी जल्दी हेलीकॉप्टर में चढ़ के भाग रहे हैं और जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पीटे जा रहे हैं, घर जला दिए गए हैं उनके। लेकिन एक ज़माने में लोग इनके दीवाने थे, ठीक उसी तरह से जैसे हिटलर ने एक बार आत्महत्या की थी और उसी हिटलर के लिए लोग जान देने को तैयार थे, इतने दीवाने थे। उसने भी यही डिवाइड किया था, उसने भी यहूदियों को सप्रेस करके और जो वहाँ के बहुसंख्यक थे उनको अपने साथ जोड़ लिया था, नफ़रत की राजनीति करके। तो ये जो दशा है ये बताती है आपको कि क्या हुआ था श्रीलंका में। अब अगर आपसे कोई कहे कि भैया हमारे वाले भी कल के दिन ऐसे झोला उठाकर चल देंगे, हो सकता है कि राजनीतिक शैली यहाँ के और वहाँ के नेताओं की मिलती हो। ये भी सही है कि हमने अपने देश में रिकॉर्ड कर्जे बढ़ाए हैं। मैंने पूरा वीडियो बनाया था, भारत का कर्ज डबल हो गया है 2014 से लेकर अब तक, करीब करीब डबल। भारत का राजकोषीय घाटा बुरी तरह से बढ़ गया है। राजकोषीय घाटा ये होता है कि सरकार की आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सरकार खूब पैसे फूंक रही है, सरकार खूब सारा टैक्स लगा लगा के पैसे वसूल कर रही है ताकि वो और फूंक सके। ग्राफिक्स आप देखते जाइए, लगे हुए हैं साइड में और देखते जाइए आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पे भी हैं, लेकिन जो ठोस आंकड़े होते हैं उनका पता चलता है कि जीडीपी टू डेब्ट रेशियो क्या है। श्रीलंका का जीडीपी टू डेब्ट रेशियो 2019 में जैसा था भारत का आज वैसा हो गया है और निरंतर भारत का भी विदेशी मुद्रा भंडार गिरता जा रहा है। जिस देश के ऊपर इतना बड़ा कर्ज हो, जिसको अपना करीब करीब 20% बजट का विदेशी कर्ज चुकाने में खर्च करना पड़ता हो, यानी 5 रुपये सरकार जो टोटल बजट है उसमें जो 5 रुपये इकट्ठी करती है उसमें से 1 रुपया विदेशी कर्ज का ब्याज देने में दे देती है। हर साल जो बजट आता, आम बजट, कभी 18%, 19%, इस बार का अनुमान है मेरा 20 का, वरना 18 तो पिछले बजट में था। अब जब ये स्थिति आएगी तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो लगातार अब गिर रहा है और $600 के नीचे आ गया विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार एक लंबे समय के अंतराल के बाद में। विदेशी मुद्रा भंडार गिरने के कारण क्या है, अभी कुछ समय पहले तक सारे के सारे मित्र सोशल मीडिया पे लिखते थे, देखा क्या इकोनॉमी चमक रही है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार देखा कितना बढ़ गया है। तो हुआ ये था कि हिंदुस्तान में कारें चल नहीं रही थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, विदेशों से सामान भी नहीं आ रहा था। तो जब कोई खर्चा ही नहीं होगा तो आपकी दुकान में तो पैसे रखे ही रहेंगे ना बहुत सारे। तो वही स्थिति थी। अब जैसे ही खुला है तो विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब के नीचे आ गया है। जब $600 अरब के नीचे आता है विदेशी मुद्रा भंडार तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप एक सर्टेन टाइम के लिए, 1 साल के लिए, फिर पता चला कि 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए जितना आपको ज़रूरत है उतनी विदेशी मुद्रा आपके पास है, ये होता है। और जैसे जैसे ये समय कम होता जाता है प्रेशर बहुत बढ़ता जाता है। तो हम उस प्रेशर वाली अवस्था में हैं क्योंकि हम सीधे सीधे काफ़ी नीचे आ गए हैं और $160 बिलियन का व्यापार घाटा ऑलरेडी हमारे सरकार के ऊपर चल रहा है। कि आपका कितनी तेज़ी से विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है तो आप डाटा देखिए। 3 सितंबर 21 को कुछ महीने पहले आपके पास करीब 700 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा थी जो झट से गिर गई। अब दिक्कत ये हो रही है कि विदेशी मुद्रा आती कहाँ से है? विदेशी मुद्रा आपके पास आती है कि आप बाहर कुछ चीज़ें भेजते हैं तो आती है। दूसरा, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, विदेशी जो निवेश होता है वो आता है, चाहे कोई यहाँ पे आके कंपनी लगाए, फैक्ट्री लगाए, या कोई हमारे शेयर बाज़ार में पैसा लगाए, शेयर खरीदे। तो वो पैसा जब वहाँ से शेयर खरीदेंगे तो वहाँ से विदेशी मुद्रा भारत में आती है, तो भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता जाता है। तो एक तरफ तो आप कुछ इंपोर्ट कर नहीं रहे थे तो आपका पूरा भंडार वैसे ही बचा हुआ था, तो आप खाली होना शुरू हो गया। इसके अलावा क्या हुआ कि अब जो अमेरिका ने बढ़ा दिया अपना ब्याज,
जब ब्याज बढ़ गया तो अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि यार जो हमारा इतना सारा ब्याज दे के पैसा उठा के हम भारत के शेयर बाज़ार में लगा रहे हैं, जो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम पैसा ब्याज वापस चुका दें। तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। अब तीसरी जो इसके बाद जो स्थिति बन रही है, विदेशी मुद्रा भंडार आपका कम है, उसका भी कम था, श्रीलंका का उसका बहुत ज़्यादा कम था, हमारा थोड़ा कम है। अब आप दूसरी स्थिति में आइए, और वो अब क्या हुआ कि आपके पास में डॉलर का भंडार हो गया कम। अब आपके पास एक तो डॉलर कम है, ऊपर से रिकॉर्ड स्तर पे डॉलर का दाम बढ़ गया, रुपए की कीमत गिर गई, 77 रुपये से ऊपर का डॉलर हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप जो भी सामान विदेश से खरीदेंगे उसमें आपको उसी सामान के लिए ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि अब डॉलर की कीमत बढ़ गई कि डॉलर 77 रुपये का हो गया। तो आने वाले समय में जो भी चीज़ें इंपोर्ट होंगी उन सारी चीज़ों के इंपोर्ट में अब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आपका ये डॉलर का जो खजाना था ना, ये और जल्दी जल्दी खाली होगा। ये टेंशन और भी है। अब इस टेंशन के बीच में कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि भाई साहब आप जो है ये बरगलाइए मत, आप ये देखिए कि ठीक है हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास में और ज़्यादा डॉलर आ जाएंगे, किसने रोका है? और डॉलर की जो स्थिति है हमारी वो बहुत बढ़िया है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और भी अच्छी कंडीशन में चल रहा है, धनाधन चल रहा है। कल ही पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो एक्सपोर्ट था हमारा वो 47% बढ़ गया है, 420 बिलियन का कीर्तिमान था जो 9 दिन पहले ही उन्होंने डाटा अचीव कर लिया है। और उनका कहना है कि इसमें भी एग्रीकल्चर गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज़्यादा हैं। मतलब अच्छी बात यह है कि इसमें जो है वो खनिज वनिज नहीं भेज रहे हैं रॉ मटेरियल, बल्कि हम इसमें कुछ खेती का सामान और वो एग्रीकल्चर गुड भी भेज रहे हैं, और इसके कारण भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। 420 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो हमको टेंशन क्या है भाई? हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आंकड़ा है और जिसको आप कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, और ये आंकड़ा कहता है कि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। यानी हमारा माल बाहर कम जाता है और बाहर से ज़्यादा आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके इंपोर्ट से इसकी भरपाई हो जाएगी तो उसके लिए बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं सॉल्यूशन बताइए। पहले तो ये झोले वाली बात बताऊं मैं आपको, तो कुल मिला के ये जो झोला उठा के चल देंगे वाली स्थिति है ये अभी नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हो सकता है कि जब इस तरह से अनंत शक्ति मिल जाती है किसी सरकार को एकदम अनियंत्रित ताकत मिल जाती है, जैसे पड़ोस में मिली थी, चाहे तो अपने बेटे को बनाए, भाई को बनाए, कोई नहीं रोकने वाला, लोग हर बात में कहेंगे जय जयकार जय जयकार। तो उसी तरह से सरकार ने कुछ और गलत कदम उठा लिए तो आ भी सकती है स्थिति, क्योंकि हमारे पास में रिकॉर्ड है। हमारे जो वर्तमान नेता लोग हैं वो किसी की सुनते नहीं, अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। नोटबंदी हुई थी तो डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान है, उनको कमरे में बंद कर दिया गया था, मंत्रियों को सबको, और कहा था मेरी जिम्मेदारी है, जो भी होगा देखूंगा मैं। 4 आदमियों को पता था। अगर इस तरह से देश चलाएंगे, कुछ और अफलातूनी फैसले ले लिए तो झोला भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये जो इंपोर्ट का एक छोटा सा पैडिंग है, ये कहता है सरकार के पास वक्त है, वक्त रहते संभल जाइए, वक्त रहते सुधर जाइए। और इसीलिए शायद सरकार को ये लग रहा है कि उसका जो राजकोषीय घाटा है, सरकार का जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है, उसको एक तो कंट्रोल किया जाए, और ये जितना पैसा इकट्ठा बटोरा जाए बाज़ार से जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको वीडियो बनाया कि किस किस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हिंदुस्तान में कौड़ियों के दाम में चीज़ें दी जा रही हैं। उस पैसे से शायद कुछ विदेशी कर्जा कम कर लें हम, लेकिन दशा ये है विदेशी कर्जा भी डॉलर में है और डॉलर का दाम बढ़ गया है, यानी उस विदेशी कर्जे को चुकाना भी मुश्किल होगा। पहले हम अपने बजट का अगर मान लीजिए 18% करते थे, मैं अभी अनुमान दे रहा था 20 कर रहे हैं, अगर डॉलर ऐसे ही महंगा होता रहा तो 22%, 23%, 24% भी हमको अपने बजट का हिस्सा सिर्फ ब्याज में देना पड़ सकता है।
श्रीलंका की समस्या क्या थी? उसकी समस्या भी यही थी कि उसके पास ब्याज में देने के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। हमारे पास ब्याज में देने के लिए विदेशी मुद्रा बची है। सिर्फ इतना ही अंतर है। बाकी जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि हम 3 साल पहले के जो आंकड़े, हमारे श्रीलंका के आंकड़े और हमारे आज के आंकड़े आप मिला लीजिए तो आपको कुछ हो सकता है अंदाज़ा लगे। हम यही कहेंगे कि देश में आशा रखिए, उम्मीद रखिए, कुछ अच्छा होगा। कुछ अच्छा होगा बशर्ते सरकार जानकार और समझदार लोगों की चलने दें। हमारे एक आरबीआई के गवर्नर होते थे, उनको तो जाना पड़ा छोड़ के, लेकिन उनको यूके ने अपना आरबीआई का गवर्नर बना दिया, जो उनका जो बैंक है, रॉयल बैंक जो भी कहते हैं। तो ये दशा है। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे झोला उठा के चलने वाली स्थिति है या नहीं है, तो मैं यही कहूँगा है भी है और नहीं भी है। और ये इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारे अपने फ़कीर हैं वो आगे कैसे चलते हैं। उनको भी ये एहसास हो जाना चाहिए कि जो ये सब कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति से सरकार में लंबे समय तक जमा नहीं रहा जा सकता। जिनके लिए लोग जान छिड़कते थे उनकी जान लेने पर उतारू हैं, हम श्रीलंका में देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप पूरी स्थिति को समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।